हेलो वेलकम टू स्टडी क्लासेस। सो आप सभी को इस चैनल में क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, साइंस के सारे सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और अभी जो बैच चल रहा है, ये नया बैच चल रहा है 2021-22 का। पहले से सारे वीडियोस अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एंड आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में भी मेरे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज से हम लोग नया बैच शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1 का वास्तविक संख्या रियल नंबर जो आप लोगों को एनसीईआरटी का है क्लास 10 का, वो शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो कोई दिक्कत आप लोगों को होगी नहीं तो वैसे। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जानकारी ले लेनी चाहिए कि चैप्टर किससे रिलेटेड है, हमें क्या क्या जानना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या, आखिर वास्तविक संख्या है क्या? तो मैं एक एक करके आप लोगों को थोड़ा इंट्रो देती हूँ, परिचय देती हूँ। ये अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों के लिए पूरा एक्सरसाइज एकदम बच्चों का खेल बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहूँगी, जैसे कि भाज्य, भाजक, शेषफल, भागफल। बहुत सारे बच्चे समझ भी चुके होंगे, लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, है ना। तो हम लोग कुछ एक संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 13 ले लेते हैं। ठीक है, 13 ले लेते हैं। और अगर इसको हम लोग 3 से विभाजित करेंगे, मान लीजिए 3 से विभाजित करते हैं। ठीक है, 13 को 3 से विभाजित करेंगे तो 4 से विभाजित होगा 12, तो बच गया 1। अब देखिए, ये जो भागा हुआ है, भाग जो हुआ है हमारे पास, इस 3 को भी हम लोग कुछ कहते हैं, 13 को भी कहते हैं, 4 को भी कहते हैं, 1 को भी कुछ कहते हैं। ये चीज़ें समझ लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी। तो जो जिससे भागा दिया जाता है, ठीक है, 4 से भागा दिया गया मतलब 4 से विभाजित किया गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। सबको पता होगा, भागफल कहा जाता है इसको। ठीक है, एक जो लास्ट में बचा है, ये जो एक लास्ट में बचा है, इसको क्या कहते हैं? शेषफल। शेष में क्या बचा? अंतिम में क्या बचा? शेषफल बचा। किससे भागा दिया गया है भाई? तो किससे भागा दिया गया है? भाजक से भागा दिया गया है। ठीक है, भाजक से भागा दिया गया है। 13 किसको भागा दिया गया है? तो किसको भागा दिया गया है? 13 को भागा दिया है, तो इसको कहेंगे भाज्य। ठीक है, अब भाज्य, भागफल, शेषफल, भाजक। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो गणित की भाषा है उसमें इतने बड़े बड़े शब्द प्रयोग नहीं होते हैं, तो हम कुछ उसको एक वर्ड से सूचित करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आप लोग भागफल को जो है उसको क्यू से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, क्यू से सूचित कर सकते हैं। भागफल को हम लोग क्यू से सूचित करेंगे। इन 4 चीज़ों का आप लोगों को याद रखना है। शेषफल को आर से सूचित किया जाता है, भाजक को बी से सूचित किया जाता है, भाज्य को ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये वाला मैटर आप लोगों को याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। अब जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है। ठीक है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी कि वास्तविक संख्या क्या होती है। अब यूक्लिड विभाजन हम लोग बाद में थोड़ा सा समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि वास्तविक संख्या क्या है। क्योंकि चैप्टर का नाम है तो जरूरी है जान लेना, क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि भाई वास्तविक संख्या क्या है ना। कोई भी अगर पूछ लिया जाए तो हमें कहना होगा कि चैप्टर में नाम रखा गया है तो वास्तविक संख्या है क्या। तो चलिए समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग धीरज बना के चलिए, मैं एक एक चीज़ें बहुत ही क्लियर से समझाऊंगी इस बार। आप लोग पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या होता है कि परिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्या होते हैं प्लस अपरिमेय संख्या होता है, उन सभी को मिला के वास्तविक संख्या होता है। यानी वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या जैसे कि -5, जैसे 4/3, और सभी अपरिमेय संख्या जैसे कि √5, √2, √3 अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहलाई जाती है। अब आप लोगों के माइंड में होगा कि ये परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है ना। तो देखो, अगर परिमेय संख्या को मैं समझाऊं तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। इसको हम लोग P/Q के रूप में
यानी अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुपात के रूप में, अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या को। आप लोग हमेशा याद रखें ये काम, ये जो मैटर है ये आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 में काम आएगा। तो इस मैटर को समझ के रखिए फिलहाल कि परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है जिसे अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2, 2/1, 4/3, 3/4। तो ये पूर्ण अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं और पूर्ण संख्या को कहते हैं। ठीक है, अब चलो, अब अपरिमेय संख्या की बात आ गई। तो अपरिमेय संख्या को जैसे कि √3, ठीक है, √3, तो √3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? √3 का वर्गमूल हो जाएगा 1.73 जैसा कुछ हो जाएगा। √3 का वर्गमूल 1.73, तो 1.73 ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। अपूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी, अपूर्ण संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या परिमेय, अपूर्ण संख्या अपरिमेय। ठीक है, ये बात याद रखना। तो √3 को 1.73 के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि √2 को भी हम लोग पूर्ण नहीं लिख सकते हैं, √5 को भी पूर्ण नहीं लिख सकते हैं। तो जो संख्या पूर्ण नहीं लिखी जा सकती है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कहे, आप लोगों का प्रश्न रहा कि दीदी √4 को भी हम लोग तब अपरिमेय संख्या कहेंगे। रूट की बात चल रही है तो सभी बच्चों को लग रहा होगा कि जितनी भी संख्याएं होगी, मतलब जितनी भी संख्या रूट के अंदर होगी वो सब अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन नहीं। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 2 क्या है? 2 एक पूर्ण संख्या है, तो √4 जो है वो परिमेय संख्या होगा, ना कि √4 अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन √3, जैसे कि मैंने अभी √3 का कहा, तो √3 का वर्गमूल 1.73 समथिंग हो जाएगा। तो 1.73 जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण रूप से इसे लिखा नहीं जा रहा है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। मैंने भाज्य, भागफल, शेषफल, भाजक समझा दिया आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को ये मैटर समझ में आ जाता है, ये मैटर और ये मैटर, अच्छा मैं आप लोगों को और एक चीज बताऊंगी, जैसे कि भाज्य, भागफल, शेषफल, भाजक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि हम लोग यहाँ पे एक निकालेंगे सूत्र। ठीक है, सूत्र अगर आप लोगों के सामने पूछ लिया जाए कि भाज्य निकालना है, ठीक है, भाज्य निकालना है और हमारे पास भाजक, भागफल और शेषफल है, क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? भाज्य निकालना है, तेरा निकालना है। मान लीजिए हमें पूछ लिया जाए भाज्य क्या है, अगर उसका भाजक 3 है, भागफल 4 है और शेषफल 1 है, तो हम लोग भाज्य किस तरह से निकालेंगे? हम लोग भाज्य निकाल सकते हैं, यानी भाजक, भाजक इसका सूत्र क्या हो जाएगा? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। आप लोग को मैं समझा देती हूँ। भाजक कितना था? भाजक हमारे पास कितना था? 3 था। भागफल कितना था? 4 था, प्लस शेषफल, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा? 3 × 4 हो जाएगा 12 और प्लस 1 आया ना 13 भाज्य कितना था? 13। तो ये हो गया आप लोगों का सूत्र। तो भाज्य को हमने किससे सूचित किया था? भाज्य को हमने ए से सूचित किया था, भाजक को हमने सूचित किया था किससे? बी से, एंड भागफल को क्यू से, प्लस शेषफल को आर से। तो ये वाला सूत्र आप लोगों को माइंड में रख के चलना है। ठीक है, ये वाला सूत्र आप लोगों को माइंड में मतलब रख के चलना है कि अगर हमें भाज्य पूछ लिया जाए तो हम लोग भाजक, भागफल और शेषफल का यूज करके, किस तरह से यूज करके? BQ + R इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग भाज्य निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो वास्तविक संख्या मैंने समझा दिया। वास्तविक संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या, यानी हर एक परिमेय संख्या और हर एक अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या जो पूर्ण संख्या होती है, अपरिमेय संख्या जो अपूर्ण संख्या होती है।
ठीक है। भाज्य जिसको भागा दिया जाता है, जिससे भागा दिया जाता है, भाजक कहलाता है। जिससे भागा और दिया जाता है उसको भागफल कहते हैं। एंड जो लास्ट में बचता है, शेष में बचता है, उसे शेषफल कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें माइंड में क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों के। नहीं होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं पुराने वीडियोस के लिंक दे दूंगी, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया। ये नया बैच चालू है तो मैंने सोचा फिर से नए तरीके से वीडियोस को बनाया जाए तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। चलो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। चलो अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों का कहा गया है कि HCF ज्ञात करने के लिए, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। ठीक है, आगे से मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगी आप लोगों के सामने कि HCF ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। अब आप लोगों ने HCF तो समझा होगा कि HCF कैसे निकाला जाता है, इसका विधि आप लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे बात किया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप लोगों का जो है वो है 135 और 225, 135 और 225। सबसे पहला इसका HCF निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहला जो है वो है 135 और 225, यानी जाहिर सी बात है 135 से 225 विभाजित होगी। 225 जो है यहाँ पे भाज्य है और भाजक क्या है, भाजक है 135। तो इसको हम लोग देते हैं, भागा देते हैं, तो ये पहले जाएगा 135 से, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा 9। देखो यहाँ पे भागा गया, इसको अब हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आप लोगों को सूत्र दिया था A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये Q है, ये क्या है, ये R है, ये B है और ये A है। तो A बराबर, एक बार लिख देती हूँ मैं सूत्र, A बराबर BQ प्लस R। A क्या है, तो A है 225। ठीक है, तो लिखेंगे 225 बराबर B क्या है, यहाँ पे B क्या है, B है भाजक, तो भाजक क्या है 135। Q क्या है, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे इनटू होगा। Q क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस R क्या है, यहाँ पे R शेषफल है 90। ठीक है, एक बार हमने लिख लिया, यूक्लिड विभाजन का ये स्टेप है। ठीक है, अब 90 जो है यानी शेषफल जो है ये भाजक में चेंज हो जाएगा, यानी 90 को अब हम लोग 90 से अब हम लोग किसको भागा देंगे, तो 135 को भागा देंगे। देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। 90 जो कि शेषफल था पहले, इस स्टेप में, पहले वाले स्टेप में 90 जो था वो क्या था, वो शेषफल था, जो कि अब भाजक में चेंज हो गया, और ये जो भाजक था वो अब भाज्य में चेंज हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे भागा दे सकते हैं, 90, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, 5 13 से 9 घटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब जो यहाँ पे दूसरा स्टेप हुआ है उसको लिखते हैं। 135 A है 135, B है 90 इंटू Q क्या है, Q यहाँ पे फिर से 1 है, प्लस शेषफल है 45। ठीक है, अब ये शेषफल जो है ये जो शेषफल है ये किस में चेंज हो जाएगा, भाजक में चेंज हो जाएगा और भाजक जो है वो भाज्य में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 45 ये विभाजित हो जाएगा पूरे तरीके से, तो 90। अब फिर से तीसरा स्टेप हुआ तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 90 बराबर हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो हमें क्या निकालने के लिए कहा गया था, HCF निकालने के लिए कहा गया। तो HCF क्या होगा, जो लास्ट में, ठीक है, जो लास्ट में हमारे पास भाज्य होगा, जो लास्ट में हमारे पास क्या होगा, सॉरी, जो लास्ट में हमारे पास भाजक होगा, भाजक क्या है 45, लास्ट में हमारे पास जो भाजक होगा
भाजक होगा वही HCF कहलाएगा, यानी 45 जो है वो HCF कहलाएगा। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि दीदी अगर हमें लास्ट वाला भाजक ही HCF होगा तो हम तो यहीं से देख पा रहे हैं, ये तो इस विधि से ही हमें देख पा रहे हैं, ये डायग्राम बनाने की क्या ज़रूरत है हमें। लेकिन ये डायग्राम भी आप लोगों को बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसी तरह से दर्शाया जाता है चीज़ों को। तो बस आप लोगों को ये बना के ख़त्म नहीं कर देना है, बल्कि ये डायग्राम भी बनाना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लोग 1 से 2 बार रिवीजन करते हो इस चीज़ को तो आप लोगों के माइंड में बैठ जाएगा, या फिर मैं सेकंड नंबर समझाती हूँ तो आप लोगों के माइंड में और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड में है 196 और 38,220। तो जाहिर सी बात है 196 से 38,000 कितना है 38,220 को विभाजित करेंगे, ठीक है। चलो अब और एक बार करते हैं। और अगर आप लोगों के माइंड में चल रहा है कि HCF निकालने का इससे भी अच्छा और शॉर्ट फॉर्मूला है, लेकिन हम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, तो मतलब इसमें है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो यही स्टेप होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 196 38,220। तो पहले तो 1 से विभाजित करके देखते हैं। तो पहले 1 से विभाजित करके देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 196, तो यहाँ पे हो जाएगा 681। फिर इसको क्या करेंगे, इसको तो अब और भी संख्या है हमारे पास, तो इसको 2 से करना पड़ेगा। मतलब 2 हमने नीचे उतार दिया तो 196, तो 9 से अगर विभाजित करके देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 6 7 और 1, ठीक है। 12 से 4 घटेगा तो 8, यहाँ पे हो जाएगा 9, और ये 0 जो है ये अब नीचे आएगा, तो 196 और यहाँ पे है 980, तो 5 तो यहाँ पे 980 हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। देखिए ये पहले मतलब एक स्टेप में ही इसका काम हो गया। तो अब हमें लिखना है A बराबर BQ प्लस R। तो A क्या है, A है, यानी A जो है भाज्य जो है, यानी जिसको भागा दिया गया है। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि आप लोगों को सूत्र याद हो जाए। सूत्र याद करना बेहद जरूरी होता है, ठीक है। तो A जो क्या है, A क्या है, A है भाज्य, यानी जिसको भागा दिया जाता है 38,220। तो B क्या है 196, Q क्या है, Q इंटू 195, यानी यहाँ पे भागफल की बात हो रही है, और यहाँ पे प्लस शेषफल है 0, तो 0। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को, HCF जो होगा वो लास्ट में जो भाजक होगा। अब भाजक तो एक ही था हमारे पास 196, भाजक क्या था 196, तो HCF हो जाएगा 196। भाजक जो लास्ट का भाजक है जो 196 है वही HCF कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे हालांकि आप लोगों को एक ही स्टेप में ये जो मेथड है, मतलब एक ही स्टेप में ये जो स्टेप है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जो तीसरा नंबर है मैं उसको समझाती हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है 867 जो कि बड़ा है 225 से, तो जाहिर सी बात है यही हो जाएगा भाज्य। और 225 जो है वो क्या कहलाएगा, वो भाजक कहलाएगा। तो पहली बार में यहाँ पे 225 नहीं, यहाँ पे 255 है, ठीक है। 255 है, इससे भागा देंगे 867 को। तो अगर भागा देते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा 3 से अगर भागा देते हैं तो 3 × 5 = 15, 5 15 16 17 16 होगा तो 6, यहाँ पे हो जाएगा 7। यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करें तो 201। तो पहला स्टेप हो गया। तो पहला स्टेप A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। A क्या है 867, BQ तो यानी 255 इंटू Q है, यानी भागफल जो है वो 3 है, प्लस R यानी शेषफल जो है वो 102 है, ठीक है। चलो अब ये जो शेषफल है, शेषफल जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में शेषफल जो है वो चेंज हो जाएगा भाजक में, और जो एक्चुअल में भाजक था हमारा अब वो चेंज हो जाएगा भाज्य में। यानी 255 से भागा दे रहे थे, अब 255 को भागा देंगे। 102 है तो इसको विभाजित करते हैं 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 402, ठीक है। अब माइनस करते हैं 5 4 - 1 5, ठीक है। तो अब ये दूसरा स्टेप हो गया, दूसरा भाग हो गया। तो यहाँ पे
ए क्या था 255 था, बी था यहाँ पे 102, क्यू था 2 और आर था हमारे पास यहाँ पे 51। ये स्टेप करना जरूरी है, ठीक है। और ये भी आप लोगों को भागा यहीं पे दिखाना है, ना कि आप लोग रफ कॉपी में बना रहे हैं तो एग्जामिनर आप लोगों का मार्क्स कट कर सकता है। अब 102 को हम लोग देंगे भागा 51 से, तो 51 से तो अगर इसको 2 से विभाजित किया जाता है तो 102 ही आ जाएगा। हमें तब तक विभाजित करना है जब तक हमारे पास जीरो नहीं आ जाता, शेषफल में जीरो नहीं आ जाता। तो ये जो भागा था ये तीसरा भागा था इस मैथ में। तो 102 तो यहाँ पे हो जाएगा 51। ये 51 जो क्या है 51 है, बी है यहाँ पे, ये क्या है 2 जो है वो क्यू है और ये शेषफल आर से हम लोग विभाजित आर से हम लोग दर्शाएंगे। तो 51 क्यू जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और शेषफल 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ लास्ट में जो हमारे पास बी आएगा, लास्ट में जो हमारे पास क्या आ जाएगा भाजक आएगा, वही एचसीएफ कहलाएगा। यानी 51 जो है यहाँ पे एचसीएफ जो है वो 51 है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। एक्सरसाइज 1.1 का वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने समझा दिया, इंट्रो मैंने आप लोगों को समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं भी समझाऊंगी। और अगर आप लोगों के माइंड में जो अभी नए बच्चे हैं, नए बैच है आप लोगों का, अगर आप लोगों के माइंड में होता है कि दीदी नहीं हमें इस तरीके से समझाइए या फिर किसी और तरीके की विधि से आप वीडियो को बनाइए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बेहद जरूरी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आप लोगों के, तो अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये जो क्वेश्चन है काफी बार आया है एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है 6q+1। देखो 6q+1, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे कि bq+r, ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है bq+r, तो 6q+1 थोड़ा सा रिलेट कीजिए, ठीक है। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक नहीं है। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में, पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q बराबर जो मतलब यहाँ पे जो q होगा, q जो होगा वो मतलब शेषफल जो होगा वो 0 से बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। शेषफल जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर हमेशा बराबर होगा। ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी यहाँ पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे समझना है वो देखिए। कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। q जो है हमें उसे पूर्णांक दर्शाना है, ठीक है। 6q+1 6q+3 और 6q+5, इसको थोड़ा धीरज से देखिए कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बना रही हूँ, तब आप लोगों का समझ में आ जाएगा। तो r जो है यहाँ पे r यानी शेषफल जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। b जो है यानी b को हम लोग किसे सूचित करते थे, भाजक से सूचित करते थे, तो b जो है वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीज भी आप लोगों को याद रखना है हमेशा। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, a बराबर bq+r, ठीक है। रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, a बराबर bq+r तो 6q+1, यानी b जो है वो 6 है, यहाँ पे r जो है 1 है, ठीक है। इस तरीके से हमें समझना है। तो हमने माना b बराबर 6, हमने मान लिया माना b बराबर 6 हमने मान लिया, ठीक है। b बराबर 6, तो r का हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि r का संभव मान, ठीक है। r का संभव मान, इसको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है इस स्टेप को, ठीक है। माइंड से स्लिप नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग किताब में अपने बुक में टिक करके रख लो अभी से कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर b बराबर 6 है और यहाँ पे कहा गया है कि r से b हमेशा बड़ा होगा और r यहाँ पे 0 है मतलब 1 है, ठीक है। यहाँ पे r यहाँ पे 1 है और हमें यहाँ पे मैंने अभी समझाया जो b है वो हमेशा r से बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे r का संभव मान 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ठीक है। r का संभव मान 1 2 3 4 5।
तो अब हम लोग स्थिति के अनुसार बैठाएंगे कि जब r बराबर 1, ठीक है, जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। b हमने क्या माना है, 6 माना है, 6 क्यू 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 तो क्यू तो हमें पता नहीं क्यू का मान क्या है, तो क्यू को क्यू ही लिखेंगे और r यहाँ पे 1 है, तो 6 क्यू प्लस 1, ठीक है, 6 क्यू प्लस 1। तो हमें क्या कहा गया था कि जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, 6 क्यू प्लस 1 यहाँ पे साबित हो गया 6 क्यू प्लस 1। अब हमें साबित करने की जरूरत है 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे कि जब यहाँ पे हमने r का मान एक बार 1 रखा, अब 2 रखने की बारी है, ठीक है, 2 रखने की बारी है। तो जब r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 6q, क्योंकि हमने b को 6 माना है तो 6q प्लस 2, a बराबर बी क्यू प्लस 2 तो 6q प्लस 2, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे ऐसे ही, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जब r का मान अब 3 रखते हैं, ठीक है, r का मान अब 3 रखते हैं, तो r बराबर अगर 3 तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर, थोड़ा सा मैं कैमरा को करती हूँ नीचे, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b है 6q प्लस 3, तो यहाँ पे फिर से साबित हो गया q बराबर पूर्णांक है 6q प्लस 3, ठीक है, यहाँ पे ये भी साबित हो जाता है 6q प्लस 3, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 साबित हो गया है। अब हमें जरूरत है सिर्फ 6q प्लस 5 को साबित करने की, उसको भी साबित कर लेते हैं। इस स्टेप को हमेशा याद रखना। तो हमने 2 मान लिया, 3 मान लिया, अब 4 मानने की बारी है, तो लिखेंगे जब r बराबर 4 तो a बराबर बी क्यू, b हमने माना था यहाँ पे 6 माना था, q को q लिखेंगे, r को 4 लिखेंगे, फिर 4 को भी हो गया, 5 को मान लेते हैं, जब r बराबर 5 तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5, तो ये भी हमारे पास साबित हो जाता है। क्वेश्चन में कहा गया था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5 के बराबर होता है। a यहाँ पे 6q प्लस 5 के बराबर है, ठीक है, बराबर है, ये हमने दर्शा दिया है जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, तो इससे साबित हो जाता है ये कथन, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार चीजों को दोहरा रही हूँ इसलिए ताकि आप लोगों के माइंड में घुस जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से। कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लाइक करना ना भूलो। क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है यहीं पे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इजी सा है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 बुक ले आते हैं, बुक ले आते हैं एक बार, देखिए क्या पूछा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, ठीक है, एक आर्मी की टुकड़ी है, 616 सदस्य हैं, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी है, आर्मी की टुकड़ी है जिसमें 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है, दोनों समूहों को, मतलब 2 टीम है यहाँ पे, पहला टीम तो 616 का है, दूसरा टीम 32 का है, दोनों अब बराबर स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं है, सिर्फ इसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग HCF निकाल लेंगे। मैंने अभी समझाया आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करना है। तो 616 और 32 है, आप लोगों को माइंड में रखना है कौन सी संख्या है, 32 है और 616 है, तो जाहिर सी बात है 616 को हम लोग भागा देंगे क्योंकि बड़ी संख्या वही है और 32 से विभाजित करेंगे, ठीक है। तो पहले 1 से भागा देते हैं, 1 से, तो 32 हो जाएगा यहाँ पे 32, 11 से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 6 को नीचे उतारते हैं, 6 हो गया, ठीक है, 296। अब 32 296 यहाँ पे और एक बार विभाजित करते हैं, 9 से विभाजित हो जाएगा तो 288 हो जाएगा। 16 से 8 घटाएंगे तो 8, यहाँ पे तो 0 0 हो जाएगा। तो इसमें देखो अब ये एक स्टेप बन गया, पहला स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। तो इसको अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके अब हमें लिखना पड़ेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। मैं बार बार चीजें दोहरा रही हूँ। तो a है 616, b यहाँ पे क्या है, b यहाँ पे 32 है, प्लस q क्या है,
ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ए बी क्यू आर क्या है, तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो के शुरू से आप लोग चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, क्यू है 19, यानी क्यू किसको कहते हैं हम लोग, भागफल को क्यू कहते हैं, ठीक है। आर क्या है, शेषफल, आर 8 हो गया, इसको लिख लिया। अब दूसरे स्टेप में, दूसरे चरण में जाएंगे, इस विधि के दूसरे चरण में जाएंगे जहाँ शेषफल को क्या किया जाता है, भाजक के रूप में बदल दिया जाता है, और 32 जिससे हम लोग भागा दे रहे थे, अब उसको हम लोग भागा देंगे 8, तो 8 चरे 32, शेषफल 0 आ गया, तो इसको और आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग फिर से लिखेंगे 32 बराबर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4 इंटू प्लस 0। तो मैंने क्या कहा था, HCF वो संख्या होगी जब लास्ट में जो भाजक होगा, लास्ट में जो बी होगा वो HCF कहलाएगा, यानी 8, ठीक है। तो अब आप लोग लिख सकते हैं कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। चलो मैं लिख ही देती हूँ, अतः स्तंभों की अधिकतम। अगर आप लोग इस तरीके से एक नोट वाइज, एक स्टेप टू स्टेप वाइज आप लोग किसी भी मेथड को या फिर किसी भी सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो आप लोगों का बहुत चांसेस है कि आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर स्टेप टू स्टेप एग्जामिनर को समझ में आता है कि आपने रट्टा नहीं मारा है, आपने बल्कि आपने क्वेश्चन को समझा है फिर बनाया है, तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो दूसरी बार देख लो, रिविजन करो, तब आप लोगों के माइंड में बिल्कुल ठीक से बैठ जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है, वर्ग होता है, हिंदी मतलब स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहा जाता है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक मैंने समझा दिया, तो पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 के बिल्कुल एक जैसा है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये किताब मैं किस लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ अच्छे से और बोल रही हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कैसा है, क्योंकि ये जो किताब है ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ, किताब मेरी खुद की है, मतलब मैंने जब 10th दिया था तो मैंने इस किताब से ही दिया था, तो तब से ये किताब मेरे पास है। तो किताबों को संभाल के रखा करो यार, बाद में आप लोगों को इंपॉर्टेंस पता चलती है। मैंने काफ़ी बच्चों को देखती हूँ कि किताबें पढ़ लेते हैं 1 साल और इधर उधर फेंक देते हैं या तो फिर बेच देते हैं, ऐसा मत करो, किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जीवन में। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी, जो आर है यानी जो शेषफल है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और आर जो है वो हमेशा b से छोटा होगा, और b जो है वो हमेशा r से बड़ा होगा, ठीक है। b को क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, r को शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या साबित करना था कि 3m और 3m+1 पूर्णांक का वर्ग है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना, ठीक है, माना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही ये भी होगा कि माना हम लोग b को मान लेते हैं 3। तो फॉर्मूला क्या था, a बराबर लिख देती हूँ, a बराबर BQ+R, ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारे पास, मैंने समझा दिया था आप लोगों को। तो अब माना b बराबर 3 और r जो है वो b से छोटा है, अगर b 3 है तो r जो है b से छोटा है, तो r का संभव मान क्या हो जाएगा, फिर r का संभव मान कहा गया है कि r जो है वो हमेशा b से छोटा होगा, और अगर b खुद 3 है तो r का संभव मान 1 या तो फिर 2 हो सकता है, ठीक है, 1 या फिर 2 हो सकता है। और 0 भी आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि r 0 के बराबर भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं 0 भी एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे जब r बराबर 0, पहले 0 ले लेते हैं, 1 2 बाद में लेंगे। जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा, a BQ+R, b क्या है यहाँ पे 3 है, 3BQ, तो Q क्या है यहाँ पे, Q तो कुछ नहीं है, प्लस R, तो प्लस 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है, प्लस 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो अब हमें जो ये समीकरण मिला है कि a बराबर 3Q, तो अब इसी समीकरण से हम लोग इस मेथड को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण, ये जो हमें समीकरण मिला है ना, समीकरण के दोनों पक्षों, समीकरण का एक पक्ष a है, दूसरा पक्ष 3Q है, ठीक है। समीकरण के दोनों
पक्षों में वर्ग, वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर रखने पर, अभी अभी समझाया ना मैंने, रखने पर, ठीक है। पहला पक्ष क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर देते हैं। 3q है तो 3q का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, 3q का होल स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 3q का होल स्क्वायर को हम लोग m लिखते हैं, ठीक है, m लिखते हैं। q स्क्वायर को हमने m में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे हमें रीज़न देना होगा कि ये कैसे हुआ। अगर आप लोग कुछ रीज़न नहीं देते हैं तो एग्जामिनर तो सोच सोच के भाई पगला जाएगा, वो सोचेगा कि भाई q स्क्वायर है, यहाँ पे m कहाँ से आ गया। तो हमें यहाँ पे रीज़न देना होगा कि जहाँ m बराबर q स्क्वायर है, ठीक है, यानी हमने q स्क्वायर को m के रूप में चेंज। देखिए हम लोग यहाँ पे और एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 3q का जो होल स्क्वायर था इसको थोड़ा सा अगर हम लोग और सॉल्व कर ले तो जो विधि है वो थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म बना के कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब लॉन्ग मेथड को खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3q का होल स्क्वायर था, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर, ठीक है, 9q का स्क्वायर। तो 9q का स्क्वायर हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर 9q स्क्वायर को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर, ठीक है, 3q का स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर, यानी 9q स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें यानी यहाँ पे 2 स्टेप बढ़ा के हमने इस मैथ को छोटा सा बना दिया। यहाँ पे अब हम लोग 3m लिख सकते हैं, ठीक है, 3q के होल स्क्वायर को m लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग रीज़न दे सकते हैं कि जहाँ m बराबर, यानी ये m बराबर 3q का होल स्क्वायर, m बराबर 3q का स्क्वायर, ठीक है, जहाँ 3q का स्क्वायर। ये रीज़न देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग रीज़न नहीं देते हैं तो एग्जामिनर सोचेगा कि भाई यहाँ पे 3q का स्क्वायर था, यहाँ पे m कहाँ से आ गया, वो तो सोच सोच के पगला जाएगा। तो हमें यहाँ पे रीज़न दे देना है कि जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, तो देखो हमने क्या साबित करना था 3m, ठीक है, 3m क्या, पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक के m के लिए 3m, तो 3m हम तो हमने साबित कर दिया। अब हमें साबित करना है 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1, तो पहला स्टेप हुआ था जहां हमने माना था कि जब r बराबर 0, तो अब हम लोग मानेंगे जहां r बराबर 2, ठीक है, जहां r बराबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं जब r बराबर 2, जब r बराबर जब r बराबर 1 सबसे पहले मान लेते हैं जब r बराबर 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी तो हमने माना था 3 माना था ना, बी क्यू प्लस आर, 3q प्लस आर है 1, ठीक है। तो अब हम लोग सेम करेंगे कि समीकरण के दोनों पक्षों पर वर्ग लेंगे, जैसा कि हमने पहले वाले में भी किया था। समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर, यही हमने किया था ना। तो समीकरण का पहला पक्ष है a, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये किस में आ गया, ये आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर विभाजित करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसी रूप में लिखेंगे। a के जगह यहाँ पे क्या है 3q है, तो 3q का स्क्वायर, ठीक है, तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 को a से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6q इंटू बी, 6q को 1 से गुना करेंगे तो 6q ही होगा, प्लस यहाँ पे b स्क्वायर है, b के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, हो गया। अब चलो a स्क्वायर, तो यहाँ पे इन तीनों में से अगर हम लोग इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों में से अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया 3 हो गया, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 2q, ठीक है।
आप लोग क्यू भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कॉमन नहीं लेंगे, इससे दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे बच गया +1, ठीक है। अब a स्क्वायर, अब 3 को 3 लिखेंगे और 3q स्क्वायर प्लस 2q को m लिखेंगे, +1 इसलिए मैंने कहा था कि q को हम लोग कॉमन नहीं लेंगे। अब जहाँ m बराबर, ये m कहाँ से आया, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q के बदले में आया, तो हमें यहाँ पे रीज़न देना होगा, ठीक है, कि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, नहीं तो फिर से एग्जामिनर सोचने लगेगा कि भाई यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q के बदले m कहाँ से इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। चलो 3m मतलब a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 भी साबित हो जाता है। क्वेश्चन में कहा गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक क्या है, a वर्ग यानी स्क्वायर, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हमने साबित कर दिया है बहुत ही आसान तरीके से। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे दीदी हमने r का संभव मान 1 लिया था, 0 लिया था, 2 लिया था, तो r का एक बार हमने 0 कर लिया और 1 से भी हमने देख लिया, लेकिन 2 से नहीं देखा है, तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3m और 3m प्लस 1 को साबित करना था, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है कि ये 3m और 3m प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक वर्ग के बराबर का हो सकता है, उसके रूप का हो सकता है कि नहीं, तो हमने ये प्रूव कर दिया है। तो जब r बराबर 2 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन सेम है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखो घन है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखो बस फर्क इतना है, समझना होगा, फर्क समझना होगा, चीज़ें समझनी होगी, क्वेश्चन समझना होगा, स्टेप कैसे होगा, विधि किस तरीके से होगा। अगर आप लोग ये चीज़ें माइंड में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोग बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। क्या कहा गया था, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके धनात्मक पूर्णांक का वर्ग स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, घन है। मैं जूम कर दूं क्या, जूम कर देती हूँ क्वेश्चन को, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 9m प्लस 1 ना, और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये तीनों बराबर होते हैं या फिर उसके रूप का होता है, तो किसके रूप का होते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक के घन के रूप का होते हैं। यानी हमें इस बार ये साबित करना है कि a क्यूब या फिर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब जो है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो धनात्मक पूर्णांक आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, a b c d x y z कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो बस एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चीज़ों को क्लियर कीजिए, रट्टा ना मारिए, रट्टा मारने से आप एग्जाम में भूल सकते हैं, लेकिन अगर चीज़ें माइंड में बैठी हुई हो तो आप लोग एग्जाम में अपना बेस्ट दे के आ सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं क्या करती हूँ, अलग से समझाती हूँ, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, रट्टा मारने लग जाएंगे कि धनात्मक पूर्णांक a होगा हमेशा और हमें सिर्फ साबित करना है, आप लोग सिर्फ रट्टा मार लेंगे। तो हमने लिखा कि माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। थोड़ा सा अलग करके देखते हैं, हमें हर एक विधि समझनी चाहिए, हमें हर एक अनुभव लेना चाहिए ज़िंदगी में, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक सब्जेक्ट में अगर आप बेज़ुबान हैं और दूसरे सब्जेक्ट में फेल होने की संभावना है तो उससे आपका परसेंटेज जो है वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। हमें हर चीज़ों में ध्यान देना जरूरी होता है। माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो अतः 3q प्लस 1 3q प्लस 2, ठीक है। चलो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छा एक बार लिख देते हैं, अतः 3q, ठीक है। m को अब मैं यहाँ पे q लिखती हूँ, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2,
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो सॉरी वर्ग नहीं घन, ठीक है। एक दो बार बोलने में अगर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग समझ भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब x बराबर 3q लिखते हैं, ठीक है, समीकरण के दोनों पक्षों पर अब क्या रखेंगे, स्क्वायर नहीं रखेंगे, अब घन रखेंगे, क्योंकि हमें क्या कहा गया था कि घन के बराबर होना चाहिए, किसी धनात्मक पूर्णांक के घन के बराबर होना चाहिए। तो हमें समीकरण के दोनों पक्षों पर घन ही रखना होगा, तो लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में घन, घन यानी क्यूब रखने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में घन रखने पर, ठीक है। चलो, तो x बराबर 3q, तो समीकरण का पहला पक्ष हो गया x, दूसरा पक्ष हो गया 3q, तो इसमें भी घन रखेंगे, ठीक है। हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। 3q, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, q का क्यूब हो जाएगा, q क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से हम लोग थोड़ा सा इसको विभाजित करते हैं, 27 क्यूब को हम लोग थोड़ा सा विभाजित करके देखते हैं, 9 लिखेंगे और यहाँ पे 3 का क्यूब लिखेंगे, तो 9 इंटू 3 करेंगे, 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 आएगा, 27 क्यूब आएगा, क्यू का क्यूब आएगा, तो 27 क्यू के क्यूब को हम लोग 9 इंटू 3 क्यू के क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, एक्स क्यूब बराबर 9m, ठीक है, 9m है ये। तो अब हमें लिखना होगा कि जहां m बराबर क्या है, 3 इंटू क्यू का क्यूब है, नहीं तो एग्जामिनर फिर से सोचने बैठ जाएगा कि ये इसने 3q के क्यूब को m कैसे लिख दिया। तो हमें ये लिखना बेहद इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आप ये नहीं लिखते हैं, ये स्टेप नहीं लिखते हैं, तो आपका मार्क्स कटने का पूरा चांस रहेगा, ठीक है। तो हमने तो एक साबित कर दिया 9m, कोई भी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m के रूप का होता है, ये हमने साबित कर दिया है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्या हमें साबित करना है, तो भाई हमें साबित करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, सॉरी मैंने अभी शायद फिर से वर्ग कहा था ना, घन होगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 के रूप का होता है, ओके। और यहाँ पे मैंने एक बारी लिया था कि जब x बराबर 3q, अब लेंगे जब x बराबर 3q+1, जब x बराबर 3q+1, तो आप लोग यहाँ पे दे देना, कि समीकरण के दोनों पक्षों पर घन रखने पर, लिख सकते हैं आप लोग, बार बार मैं लिखने की जरूरत नहीं समझती हूँ। तो अगर समीकरण के दोनों पक्षों पर घन देते हैं तो यहीं पे लिख देते हैं घन, ठीक है। आप लोग वो एक स्टेप अलग से बना लेना। तो x क्यूब हो गया, अब हमें इसको विभाजित करना है, एक मिनट हो गया, चलो। तो अब इसको विभाजित करेंगे a+b का होल क्यूब, a+b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, पता होगा, नहीं पता होगा, याद कर लो, लिख लो, कहीं भी नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। अब हमें इसको विभाजित तौर पे लिखना है, तो पहले क्या है, a क्यूब, a के स्थान पे क्या है 3 क्यूब, तो 3q का होल क्यूब क्या हो जाएगा 27q, प्लस है 3a²b, तो 3 को 3 लिखेंगे गुना a² क्या है, तो a के जगह 3q का होल स्क्वायर गुना b होगा, b1 हो जाएगा, ठीक है, b1 हो जाएगा। तो 3q का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर 9q² को 3 से गुना करेंगे तो 3 इंटू 9 हो जाएगा 27q² को 1 से गुना करेंगे तो 27 स्क्वायर ही हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, जितना तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्क्वायर ही होना चाहिए, 3 एक्चुअली यहाँ पे क्यूब होगा ना, यहाँ पे क्यूब होगा 27 का, यहाँ पे तो मैंने क्यूब लिखा ही नहीं, इसका भी क्यूब होगा,
प्लस यहाँ पे फिर है 3ab², b² तो b तो है वहाँ पे 1², तो अगर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9³ हो जाएगा और b³ हो जाएगा फिर से 1। तो यहाँ पे थोड़ा मैं लेके आती हूँ। तो अब इन तीनों के बीच कॉमन लूँगी। कॉमन में क्या ले लूँगी, 9 ले लूँगी कॉमन। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा 9 मैंने कॉमन क्यों लिया। और यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा, 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस q, और यहाँ पे 1 हमने कॉमन नहीं लिया था, और x³। और अब इसको हम लोग पूरे को मान लेंगे m और प्लस 1, और यहाँ पे रीज़न एक दे देंगे छोटा सा कि जहाँ m बराबर ये है, यानी 3q का क्यूब प्लस 3q² और क्यूब। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे फिर से साबित हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m + 1 के रूप का हो सकता है। अब हमें क्या साबित करना है कि जहाँ 9m + 8, तो हमारे पास दूसरा चरण था कि जब x³ बराबर, यानी x³ बराबर 3q + 2 हो, तो फिर से हम लोग सेम चीज करेंगे कि समीकरण के दोनों पक्षों पर, यहाँ पे समीकरण के दोनों पक्षों पर क्यूब रखेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों पर हम लोग घन रखेंगे, तो x³ हो जाएगा। यहाँ पे फिर से सेम चीज करेंगे, a + b का होल क्यूब होता है a³, तो a³ क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 3a²b, 3a²b करेंगे तो यहाँ पे 54q² हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देती हूँ, 3a², a² 3 का q² हो जाएगा 9q², 9q² तो 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस b भी करना होगा तो 54 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 3ab², तो 3ab² करेंगे तो 36q हो जाएगा, और यहाँ पे b का क्यूब करेंगे तो 2 का हो जाएगा क्यूब, 8 हो जाएगा x²। और फिर से इन तीनों के बीच हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन में क्या लेंगे, 9 ही कॉमन लेंगे, तब हम लोग का सॉल्व करने में आसानी होगा। यहाँ पे 3q का क्यूब बच गया, 9 को 54 से अगर भागा देंगे तो 6 हो जाएगा q², और यहाँ पे आ जाएगा 4q बच गया प्लस 8। ठीक है, प्लस 8, यानी 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27, 9 को 6 से गुना करेंगे तो 54, 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36। तो x², अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे समीकरण को हम लोग m के रूप में चेंज कर देंगे और 8 को प्लस 8 लिख देंगे, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे कारण कि जहाँ m बराबर 3q का क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। मैंने समझा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना ना भूलना, एंड आज के लिए बस इतना ही।